नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास आदमखोर पार्ट 4। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को घूरते रहे। सुनील मजूमदार ने कश लेकर सिगरेट को एक तरफ उछाल दिया। मजूमदार, पंचम खेड़ा ने सख्त और क्रोध से भरे स्वर में कहा, तुम ऐसी बात कह रहे हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तुम मुझ पर बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। और तुम क्या कह रहे हो? मैंने झूठ नहीं कहा, पंचम खेड़ा तेज स्वर में कह उठा। तो फिर मैंने कब झूठ कहा? सुनील मजूमदार के चेहरे पर अब खतरनाक भाव फैलने लगे थे। पंचम खेड़ा के होठों से गुर्राहट निकली। ठीक है, माना तुमने डबल गेम नहीं खेला। हाँ, अब तुम्हारा सुर ठीक है। लेकिन पंचम खेड़ा की आंखों में वहशी भाव नाचने लगे। 70 करोड़ के सोने से भरी मेटाडोर वैन को तुम्हारी माशूका कविता देसाई ही ले उड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनील मजूमदार ने बेहद शांति और गंभीरता भरे भाव में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी इस बात पर सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है? पंचम खेड़ा ने भिजे होठों से उसे देखा। सोचा जा सकता है कि हालात को देखते हुए शायद वैन कविता ले उड़ी हो। यह बात भी मैं इस बिना पर कह रहा हूँ कि तुमने कविता को वैन ले जाते देखा है, मजूमदार ने कहा। देखा है, तभी तो कह रहा हूँ। खेड़ा अपने शब्दों पर जोर देकर क्रोध से बोला। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी जानकारी में नहीं हुआ। मुझे इसकी कोई खबर नहीं। मैं तुम्हारे साथ जैसा था वैसा था। आगे मेरी कोई योजना नहीं थी। तुम्हारी हो तो जुदा बात। बकवास मत करो मजूमदार, खेड़ा ने दांत पीसकर कहा। यह बात कहकर तुम दूसरे की मिर्चें कुछ ज़्यादा ही चुभती हैं, मजूमदार व्यंग से कह उठा। पंचम खेड़ा खा जाने वाली निगाहों से मजूमदार को देखता रहा। सुनील मजूमदार का चेहरा अब काफ़ी शांत था। तुम्हारी माशूका सोना ले उड़ी है और बनता अब यह है कि उसकी वसूली तुमसे हो, क्योंकि वह योजना में शामिल थी, खेड़ा ने शब्दों को चबाकर कहा। अगर कविता देसाई ने उन हालात में ऐसा किया है तो मुझे खुशी है। वह समझदारी से भरा कदम उठा गई है, वरना वह सोना पुलिस या डाबर वागले के कमांडोज के हाथों में आ जाना था। तब तो माल हाथ में आने की जरा भी आशा नहीं रहती। मजूमदार के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। और अब? पंचम खेड़ा ने चुपती निगाहों से उसकी आंखों में देखा। अब? सुनील मजूमदार ने पहलू बदला। अगर सोने वाली वैन कविता देसाई ले उड़ी है तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो। यूं समझो कि 70 करोड़ का सोना अपने ही पास है। अपने पास है? हाँ, वह सोना तुम्हारे हवाले कर देगी। कविता के साथ मेरा जो रिश्ता है वह मैं जानता हूँ, तुम नहीं जान सकते। कविता अगर सोना ले उड़ी है तो अपने लिए नहीं, मेरे लिए ले उड़ी है। उसने वह सोना मेरे ही हवाले करना है। सुनील मजूमदार के स्वर में विश्वास और होठों पर मुस्कान नाच रही थी। बच्चे हो अभी, पंचम खेड़ा ने शब्दों को चबाकर कहा। क्या मतलब? यह 70 करोड़ की रकम का सवाल है। पौन अरब की दौलत है, और इतनी दौलत तो बड़े बड़ों का ईमान खराब कर देती है। और वह तो कविता देसाई है, छंटी हुई। उसे दौलत का महत्व पता है। अगर कोई शरीफ जादी लड़की होती तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मान लेता। पंचम खेड़ा क्रूरता से भरे शब्दों से कहे जा रहा था। तुम में कोई लाल नहीं लगे कि वह 70 करोड़ की दौलत तुम्हारे हवाले करके तुम्हें पाना चाहेगी। इतनी दौलत पास होने पर, वह भी खूबसूरत लड़की के पास होने पर, वह कोई राजा महाराजा ढूंढ सकती है। वैसे भी कविता देसाई में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, और दिमाग भी वह रखती है। सुनील मजूमदार ने होंठ भींचकर पहलू बदला। सपने लेना छोड़ दो। सिर्फ इतना याद रखो कि वह दौलत कविता देसाई के पास है, जो कि अपने आप में खतरनाक व चालाक है, और बरसों से डाबर वागले के साथ काम कर रही है। मुझे हैरानी है कि तुम कविता के बारे में आज तक सही राय कायम नहीं कर सके, जबकि उससे तुम्हारा गहरा रिश्ता है। तुम यूं ही बात को बढ़ा रहे हो। मजूमदार की आवाज़ में बेचैनी भर आई थी। नहीं, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ कि आने वाला वक्त ऐसा भी हो सकता है। कविता ऐसी नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि वह ऐसी है? परंतु 70 करोड़ की दौलत हाथ में आ जाने से कोई भी ऐसा हो सकता है। माया का खेल है यह। रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं। और फिर तुम्हारा रिश्ता ही क्या है कविता देसाई के साथ? कुछ भी नहीं। और अगर रिश्ता होता तो भी मैं यही सब कहता जो कि मैंने अब कहा है। वह कविता देसाई है मजूमदार साहब, कविता देसाई। बरसों से वागले और डाबर के साथ उनके गलत धंधों में हाथ बटा रही है। 70 करोड़ की रकम कितनी होती है वह जानती है। 200 सुनील मजूमदार आ जाएं तो भी 70 करोड़ के बराबर न बैठे। तुम तो सिर्फ खाली हाथ हो, खाली हाथ। तुम्हारे जिस्म का उसे क्या करना है?
तुमसे बढ़िया और जवान जिस्म उस दौलत के कारण उसके कदमों में पड़े रहेंगे। मैं तुम्हें वह बातें बता रहा हूँ जिस तरफ तुम सोचने का कष्ट भी नहीं कर रहे, सोचना भी नहीं चाहते। अगर दौलत तुम्हारे पास होती तो वह तुम्हारे तलवे चाटती, और अब दौलत उसके पास है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें अपने तलवे चाटने के लायक भी नहीं समझेगी। सुनील मजूमदार ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। पंचम खेड़ा क्रोध भरी निगाहों से मजूमदार को देखे जा रहा था। अगर अब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो लानत है तुम पर। तुम जो कह रहे हो मैं बखूबी समझ रहा हूँ। मजूमदार के स्वर में खास जान नहीं थी। तो फिर क्या कहते हो? मुझे नहीं विश्वास कि कविता मेरे प्रति ऐसा नजरिया रखेगी, मजूमदार बोला। भगवान करे तुम्हारा विश्वास अपनी जगह कायम रहे। पंचम खेड़ा कुछ कुछ उलझन में था, परंतु मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आगे जो भी कदम उठाओ ये सब बातें दिमाग में रखकर उठाओ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसा कुछ हो तो तुम्हें होश नहीं खोना है, समझदारी से काम करना है, क्योंकि 70 करोड़ को पाकर ही रहना है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी किसी गलती के कारण माल हमारे हाथ से निकल जाए। सुनील मजूमदार ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद करते हुए सिर पुष्ट से टिका लिया। चेहरे पर चिंता और परेशानी की लकीरें स्पष्ट नजर आ रही थीं। कविता देसाई के बारे में इस समय वह ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा था। उसके ख्याल से कविता उसके प्रति नहीं बदल सकती, चाहे कितनी भी दौलत उसके पास आ जाए। परंतु पंचम खेड़ा की बात में भी वजन था। 70 करोड़ की रकम थी और वह कविता देसाई जैसी खतरनाक शय के कब्जे में थी। उसका मन भी बदल सकता था। इतनी दौलत पास होने पर भी सोच सकती थी कि उससे भी बढ़िया 50 मजूमदार उसे मिल सकते थे। पुराने मजूमदार को आसानी से भूला जा सकता था। सुनील मजूमदार का मस्तिष्क उलझन और तनाव में फंसकर रह गया था। पंचम खेड़ा मजूमदार की हालत को समझ रहा था कि वह कश्मकश में है। जाहिर था कि उसकी बातों का असर उस पर हुआ था और वह सोचने पर मजबूर हो गया था। अब क्या करोगे? पंचम खेड़ा की आवाज़ सुनकर मजूमदार ने आंखें खोली, सीधा होकर बैठा। कविता देसाई को तलाश करूंगा। कहाँ? उसके घर। और कोई उसका ठिकाना नहीं है। अगर है तो मैं नहीं जानता। उसकी कोई खास पहचान वाला है तो मैं उसके बारे में भी नहीं जानता। देखूंगा उसके बारे में क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो वह मिलेगी ही। अगर उसके मन में कोई बेईमानी है तो मेरे हाथों से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकेगी। सुनील मजूमदार का स्वर शांत था। वैसे मुझे लगता नहीं कि कविता मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। उसकी बात पर ध्यान न देकर पंचम खेड़ा बोला, इस दौरान मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मजूमदार ने गंभीर एवं शांत स्वर में कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हारी खोपड़ी में अब सीधी सीधी बातें आ रही हैं। बात में कुछ हो तो समझ में आती ही है, मजूमदार ने गंभीर स्वर में कहा। डाबर वागले को नहीं भूलना है हमें। हमारी तलाश में उन्होंने अपने कमांडोज फैला दिए होंगे। हाँ, मालूम है मुझे कि ऐसा ही होगा। ऐसे में हमारा घूमना खतरनाक हो सकता है, हम नज़र में आ सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, परंतु उनके कारण हम अपने कदम नहीं रोक सकते। हमें सावधानी से काम लेना होगा। कोशिश की जाएगी कि हमारा टकराव उनसे न हो। उनसे टकराव होने से उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हम अपनी 70 करोड़ की मंजिल नहीं पा सकेंगे, जबकि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उस 70 करोड़ को हासिल करना होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन देवराज चौहान के बारे में सोचा है तुमने? देवराज चौहान? हाँ, सुनील मजूमदार ने सिर हिलाकर कहा। डाबर से ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए देवराज चौहान हो सकता है। मत भूलो, इतनी खतरनाक शख्सियत नाइट रेस्टोरेंट के जुआ घर के हॉल में चीफ सिक्योरिटी गार्ड की मामूली सी नौकरी कर रहा था, सिर्फ 15,000 रुपये हफ्ते पर, जबकि उसके लिए तो लाखों की रकम भी बहुत छोटी है। पर वहाँ पर यूं ही नहीं था, और वहाँ पर उसके आकर्षण का केंद्र सिर्फ एक था। वह था आर्म्स प्रूफ रूम में रखी जाने वाली करोड़ों की दौलत। हो सकता है उसे उसी वक्त का इंतजार था, और इससे पहले कि देवराज चौहान आर्म्स प्रूफ रूम की सफाई कर पाता, सोने पर अपना कब्जा कर पाता, हमने हाथ मार दिया। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो वह भूत बनकर हमारे पीछे पड़ जाएगा, और वह ऐसा इंसान है कि अपना सोचा हर हाल में पूरा करके रहता है। उसका मुकाबला शायद हम न कर सके। देवराज चौहान से इतना खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। आखिर वह भी इंसान है। वह खतरनाक जरूर होगा, परंतु ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसका मुकाबला न कर सकें। देवराज चौहान अगर हमारे रास्ते में आया तो हम उसे आसानी से संभाल लेंगे, पंचम खेड़ा ने खतरनाक लहजे में कहा। आसानी से? व्यंग से भरी मुस्कान सुनील मजूमदार के होठों पर फैली। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं इतना ही कह सकता हूँ
कि अगर देवराज चौहान हमारे पीछे पड़ा तो न तो हमारी खैर होगी और न ही 70 करोड़ की। पंचम खेड़ा की आंखों में हल्की सी व्याकुलता उभरी। जब ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे, तुम आगे की बात करो। इस समय मैं सोना चाहूँगा, सुबह के 3 से ऊपर का वक्त हो रहा है। और कविता देसाई की तलाश? सोने से उठने के बाद दिन में शुरू करेंगे। मुझे किसी भी मौके पर धोखा देने की चेष्टा। निश्चिंत रहो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अर्जुननाथ कहाँ है? मालूम नहीं, लूट के बाद उसकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। आ जाएगा जहाँ भी होगा। सुनील मजूमदार के मस्तिष्क में सिर्फ कविता देसाई ही भटक रही थी, जिसके पास इस समय 70 करोड़ की दौलत मौजूद थी। दौलत को लेकर उसके मन में क्या विचार उठ रहे होंगे, उसके बारे में कविता ने क्या राय कायम की होगी या करेगी। उसे वास्तव में ऐसा वहम होने लगा था कि 70 करोड़ की दौलत पास आ जाने से कविता देसाई अवश्य एक बार फिर अपने भविष्य के बारे में सोचेगी, और उस भविष्य की सोच में उसकी जगह होगी कि नहीं, यह बात अब जाने क्यों वह दावे के साथ नहीं कह सकता था। कार रोकना। बूथ के पास। दिन के 12 बजे थे। पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार कार पर अपने ठिकाने से निकले थे कि कुछ आगे जाने पर एकाएक खेड़ा ने कहा। मजूमदार ने बूथ पर निगाह डालते हुए कार धीमी की। किसी को फ़ोन करना है? किसी से ज़रूरी बात करनी है, खेड़ा ने शांत स्वर में कहा। मजूमदार ने फिर कुछ नहीं पूछा। सड़क के किनारे बूथ के पास कार रोकी। अभी आया, कहने के पश्चात खेड़ा कार से उतरकर बूथ की तरफ बढ़ गया। मजूमदार कार में स्टीयरिंग सीट पर बैठा सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। हेलो। खेड़ा बूथ के भीतर फोन पर किसी से बात कर रहा था। संबंध मिलते ही वह बोला, कौन? पठानिया से मेरी बात कराओ, खेड़ा ने कहा। तुम कौन हो? क्या बात करना चाहते हो? यह बात पठानिया से पूछ लेना, वह है तो उससे मेरी बात कराओ, खेड़ा ने सख्त स्वर में कहा। होल्ड करो। लाइन पर मिनट भर के लिए खामोशी छा गई। फिर पठानिया का स्वर उसके कानों में पड़ा। हेलो पठानिया, मैं हूँ खेड़ा। तुम? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? पठानिया का स्वर सतर्क था। सड़क के पब्लिक बूथ से। वक्त नहीं था, फिर भी तुमसे बात कर रहा हूँ। उसका क्या हुआ? सोने का? हाँ, तुम ही बात करो। इस सिलसिले में मैं इस तरफ से फ़ोन पर कुछ नहीं कह सकूँगा। तुम्हें सुनकर झटका तो लगेगा, परंतु बताना भी ज़रूरी है। पंचम खेड़ा का बेचैनी से भरा स्वर गंभीर था। रात जब हमारी झड़प बाहरी लोगों से हुई तो इस दौरान सोने से भरी वैन को कोई ले उड़ा है। पठानिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सुन रहे हो या मर गए हो? लाइन पर खामोशी पाकर खेड़ा क्रोध से बोला। बिना माल वसूली अभी मरने वाला नहीं। पठानिया की आवाज़ आई। मैंने हर तरफ से तुम्हें सहायता देने की गारंटी दी थी, वागले और डाबर से बचाने का वायदा भी किया था, इस शर्त के बदले कि तुम लूट की आधी रकम मुझे दोगे। खेड़ा, तो मैं अपनी जुबान से पीछे कब हटा हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि लूट सफल होते ही, सोने के कब्जे में आते ही मजूमदार को साफ करके आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा। और अब तुम कह रहे हो कि सोने से भरी वैन को कोई ले उड़ा है? हाँ, सच है यह। इस मामले को लेकर इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान होने की तो बात है ही। पठानिया का स्वर गंभीर था। वैसे किसी से मुझे पहले ही पता चल गया था कि कोई तीसरा ही वैन ले उड़ा है। पता चल गया था? हाँ। किसने बताया? खेड़ा की आंखें सिकुड़ गई। मेरे ही किसी आदमी ने बताया। तब शूटिंग के दौरान वह पार्किंग में ही था और तुम लोगों को चिल्लाते सुना था कि वैन कोई ले जा रहा है। लेकिन यह सब तो तुम में से किसी की चाल भी हो सकती है, पूरा माल हड़पने के लिए। पठानिया का स्वर तीखा हो गया था। हाँ, होने को तो सब कुछ हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तुम किसी भी मौके पर मुझे भूलना नहीं। खेड़ा, फालतू बात मत करो। सब ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक रहेगा। आप क्या कर रहे हो? वैन की तलाश। तुम क्या समझते हो कि तुम्हें वैन आसानी से मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो बैठे बैठे वैन मेरी गोद में आ गिरेगी? उसे तलाश तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे साथ में कौन है? मजूमदार। ध्यान रखना, मेरा हिस्सा हर हालत में मुझे मिलना चाहिए। मजूमदार का तुम क्या करते हो इस बात से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरा वास्ता आधा हिस्सा यानी कि 35 करोड़ से है। मैं तय हुई बातें सब याद रखता हूँ। वागले डाबर का क्या हाल है? जाने क्यों वह इस लूट को गंभीरता से नहीं ले रहे। पठानिया का स्वर आया। हैरानी है? हैरानी तो है, कम से कम डाबर तो जान देता है दौलत के पीछे। तुम तो उसके सामने ठीक रहे। ठीक तो रहा। यह अच्छी बात रही कि उन्होंने इस लूट को, इस मुद्दे को लेकर मुझसे कोई खास बात नहीं की। हो सकता है उन्हें मुझ पर किसी तरह का शक हो गया हो।
शक नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो फ्रेम में आए ही नहीं, खेड़ा ने तेज स्वर में कहा। कुछ बात तो अवश्य है ही, तुमने देखा है? क्या बात है? अब मैं वापस वैन ले उड़ने के मुद्दे पर आता हूँ। जानते हो वैन कौन ले उड़ा है? कौन? कविता देसाई। कविता देसाई? पठानिया के आने वाले स्वर में ढेर सारी चौंकाहट थी। हाँ, वह तो आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर ड्यूटी पर थी। पठानिया के स्वर में आश्चर्य भरा था। हाँ, तुम तो उसे बरसों से जानते हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा खेड़ा कि कविता। मेरी मजाक करने की आदत कभी नहीं रही, यह पक्की खबर है। ओह! पठानिया का गहरी सांस लेने का स्वर कानों में पड़ा। यह तो कुछ न समझ में आने वाली पक्की खबर है। कविता के हाथ वैन कैसे लग गई? पंचम खेड़ा ने बताया। और सुनील मजूमदार इस बारे में क्या कहता है? कविता से उसका कुछ रिश्ता है? वह इस बारे में साफ है। कविता के वैन ले जाने पर वह खुद परेशान है। ये सब बातें मेरे मस्तिष्क में उलझाव पैदा कर रही हैं। पठानिया का गंभीर स्वर उसके कानों में पड़ा। यह कोई मजाक नहीं, 70 करोड़ का मामला है। उस मैटाडोर का नंबर क्या है? पंचम खेड़ा ने वैन का नंबर बताया। मैं भी वैन को तलाशने की चेष्टा करूंगा। बहुत अच्छा होगा अगर तू इस बारे में कोई कामयाबी हासिल कर पाए। कोशिश तो करूंगा। हमारा मुकाबला करने वाले रात को पार्किंग में कौन थे, कुछ पता है? यह बात जगजाहिर नहीं है कि वे लोग कौन थे, परंतु भीतरी खबर के मुताबिक वे देवराज चौहान के साथी थे। जगमोहन था और उसके साथ कोई एक और भी था। वागले डाबर के कमांडोज ने जगमोहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस समय वह कैद में है। पंचम खेड़ा के चेहरे पर हैरानी सी उभरी। देवराज चौहान के साथी? हाँ, मुझे तो सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि हम लूट करने आ रहे हैं और सोना बाहर खड़ी वैन में रखेंगे? बात लीक कैसे हुई हमारी? मेरे ख्याल से बात लीक नहीं हुई, यह इत्तेफाक ही रहा होगा। जब तुम लोगों ने धावा बोला तब देवराज चौहान भी ऐसा कुछ करने वाला होगा। इसी कारण उसके साथी वहां पर मौजूद होंगे और संयोग से तुम लोगों के रास्ते में आ गए। ओह! पंचम खेड़ा के दांत पिच गए। देवराज चौहान को इस मामले से अलग मत समझना। उसकी निगाह 70 करोड़ पर अवश्य होगी, परंतु जगमोहन के कारण वह कुछ व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि जगमोहन को डाबर वागले के पंजों से निकाले। वह उसका खास साथी है। पंचम खेड़ा के होठों से गहरी सांस निकल गई। तुम डाबर वागले के प्रति खबर रखना। डाबर वागले के कमांडोज तुम्हारी तलाश में हैं, संभल कर रहना। कुछ और? नहीं, इसके सिवाय और कोई खबर नहीं है। खबरें तैयार रखना, मैं फिर फोन करूंगा। तुम्हारा पहला काम वैन को तलाश करना है खेड़ा। 70 करोड़ को? वही कह रहा हूँ। पंचम खेड़ा ने लाइन काटी और पुनः फोन किया। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाला अर्जुन नाथ था। कैसे हो अर्जुन नाथ? ठीक हूँ। मतलब कि तुम रात को सुरक्षित वहाँ से निकल आए थे? जी हाँ, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन हमारे सिर्फ 2 आदमी बचे। और वह सोने से भरी वैन? उसके बारे में नहीं पता चल सका कि उसे कौन ले उड़ा है। उसे कविता देसाई ले उड़ी है, मजूमदार की माशूका। मैंने खुद देखा था। ओह! अर्जुन नाथ के स्वर में हैरानी थी। अजीब बात है, मतलब कि सुनील ने हमें चीट किया कविता देसाई के साथ मिलकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचम खेड़ा ने उसकी बात काटकर कहा। मेरे ख्याल में फायरिंग के दौरान ही वैन को ले जाने का कविता का इरादा बना होगा। अगर सुनील का ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो वह वैन उड़ाने के लिए कविता देसाई का इस्तेमाल न करता। वह इतना बेवकूफ़ नहीं है कि कच्चा खेल खेले। अर्जुन, मैटाडोर वैन को नंबर के दम पर, उसके रंग के दम पर तलाश करो। यही एक रास्ता है हमारे पास। जैसे भी हो, वैन को हर हाल में तलाश करो। मैं और मजूमदार भी वैन को ही तलाश कर रहे हैं। इस समय यही काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जी, मैं खुद और सारे आदमियों को इसी काम पर लगा देता हूँ। अर्जुन नाथ का स्वर आया। रात हमारा मुकाबला करने वाले देवराज चौहान के साथी थे। देवराज चौहान के साथी? अर्जुन नाथ जोरों से चौंका। हाँ, उनमें से एक तो डाबर वागले के कब्जे में है। खैर, बाकी बातें फिर करेंगे। तुम वैन को हर हाल में तलाश करो। मैं मजूमदार के साथ वहां पर हूँ जहां लूट के बाद वैन को हमने ले जाना था। जरूरत पड़े तो वहीं आ जाना। कहने के साथ ही खेड़ा ने रिसीवर रखा और पलटकर बूथ से बाहर निकला और कार की तरफ बढ़ गया। उसके कार में बैठते ही मजूमदार कार आगे बढ़ाते हुए कह उठा। फोन पर किससे घुट घुट कर बातें कर रहे थे? अपने आदमियों को वैन तलाश करने का ऑर्डर दे रहा था।
इतनी लंबी बात में तुम ऑर्डर ही दे रहे थे? हाँ, मजूमदार ने फिर इस बारे में कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने एक बहुत विशाल बंगले के मेन फाटक के सामने कार रोकी। फाटक बंद था। भीतरी तरफ से 2 गनमैन खड़े स्पष्ट नजर आ रहे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर जहान भर की कठोरता छाई हुई थी। आंखों में जैसे अंगारे भरे पड़े थे। इस समय दिन के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान ने हॉर्न बजाया। दोनों गनमैनों ने कार को देखा, परंतु इसके अलावा और कोई हरकत न हुई। देवराज चौहान ने पुनः हॉर्न बजाया। दोनों गनमैनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। फिर एक गनमैन गन को संभाले आगे बढ़ा और फाटक के बीच में लगा छोटा सा दरवाजा खोलकर कार तक आ पहुंचा। हाँ, उसने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को कार की खिड़की से देखा। फाटक खोलो, मुझे भीतर जाना है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्यों? डाबर वागले से मिलना है। हमें उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं है कि कोई आने वाला है। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। उसने तूफानी गति से हाथ खिड़की से बाहर निकाला और गनमैन की कमीज का कॉलर पकड़ लिया। जाकर अपने बापों से कहो देवराज चौहान आया है, तब आदेश भी मिल जाएगा। इतना कहने के साथ ही देवराज चौहान ने तीव्र झटके के साथ कॉलर छोड़ा तो वह 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हो गया। गनमैन के चेहरे पर क्रोध की गहरी रेखाएं उभरी और लुप्त हो गई। वह फौरन समझ गया कि कार में बैठा इंसान कोई मामूली नहीं हो सकता, वरना डाबर वागले के आदमी पर इस तरह घर में पहुंचकर हाथ डालने की हिम्मत ही किसमें थी। अब यहाँ क्यों खड़े हो? देवराज चौहान गुर्राया। अपने बापों से बात करो। अगर 2 मिनट के भीतर ही भीतर मुझे जवाब न मिला तो मैं तुम दोनों को शूट करके भीतर चला जाऊंगा। गनमैन फौरन पलटा और फाटक के छोटे से फाटक से भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और चेहरे पर खतरनाक भाव ओढ़े ही बैठा रहा। उसे इस तरह कार में बैठना भी भारी लग रहा था। अगले ही मिनट उसने देखा कि दोनों गनमैनों ने फाटक खोलना आरंभ कर दिया। फाटक खुल जाने पर देवराज चौहान ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। फिर छोटा सा रास्ता पार करके कार पोर्च में जा रुकी। वहां 4 खतरनाक से नजर आने वाले गनमैन मौजूद थे। देवराज चौहान ने इंजन बंद किया और कार से बाहर निकला। तभी मुख्य द्वार से 50 बरस का एक व्यक्ति बाहर निकला। वह चाक चौबंद लग रहा था। उसकी पैंट की फूली जेब रिवॉल्वर होने का एहसास दिला रही थी। गनमैनों ने देवराज चौहान की तरफ बढ़ने की चेष्टा न की, अलबत्ता वे सतर्क अवश्य हो गए थे। गनें इस अंदाज में हाथ में आ गई कि उनका फौरन इस्तेमाल किया जा सके। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से सबको देखा। भीतर से आने वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा। कौन हो तुम? देवराज चौहान। इस बात का क्या सबूत है कि तुम देवराज चौहान ही हो? उसने देवराज चौहान की आंखों में देखा। सबूत तो मैं ऐसा पेश करूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल ना सको, परंतु यहाँ मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता। देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में दांत भींचकर कहा। एकाएक उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। माना तुम देवराज चौहान ही हो, वरना और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ आकर ऐसा बोल सके। यहाँ आकर तो बड़ों बड़ों की जुबान लड़खड़ाने लगती है। आओ, कहकर वह पलटा और बंगले के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान उसके पीछे था। भीतर भी सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम था। चलते चलते देवराज चौहान की पैनी निगाहें हर तरफ घूम रही थी। वह व्यक्ति देवराज चौहान को साथ लिए एक बंद दरवाजे के सामने छिटका, जिसके करीब 6 खतरनाक गनमैन सतर्कता से पहरा दे रहे थे। उन्होंने ध्यानपूर्वक देवराज चौहान को देखा और देवराज चौहान ने उनको। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान पर निगाह डाली और फिर दरवाजा खोलकर बोला, आओ। देवराज चौहान उसके साथ भीतर प्रवेश कर गया। यह सजा सजाया कमरा आम कमरों की अपेक्षा कुछ बड़ा था, जिसे ऑफिस का रूप दिया गया था। लंबी चौड़ी टेबल के पीछे वागले और डाबर मौजूद थे। उनके भीतर आते ही वागले ने टेबल के नीचे हाथ डालकर स्विच ऑफ किया तो टेबल पर मौजूद छोटा सा टीवी ऑफ हो गया। देवराज चौहान ने दांत भींचकर दोनों को देखा। तुम दोनों हो डाबर और वागले? देवराज चौहान का स्वर क्रूरता से भरा था। उसकी बात पर ध्यान न देकर डाबर ने साथ आए व्यक्ति से कहा, इसकी जेब से रिवॉल्वर निकालो। उस व्यक्ति के कुछ करने से पहले ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख दी। इस दौरान देवराज चौहान डाबर और वागले को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में ठूंस ली। इसकी तलाशी लो, डाबर ने शब्दों को चबाकर आदेश दिया। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान की तलाशी ली, परंतु कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। जाओ, उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और पलटकर बाहर निकल गया। वागले और डाबर की पैनी निगाह
देवराज चौहान पर जा टिकी। फिर वागले ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कह उठा, हाँ, हम ही हैं डाबर वागले। कहो। वागले का लहजा सर्द था। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम जिस अंदाज में यहाँ तक आए हो, हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। हमें तुम्हारा यह तीखा अंदाज पसंद नहीं आया। शायद भूल गए कि तुम इस समय कहाँ और किसके पास रह रहे हो। हम वह है जिसके एक इशारे पर पूरा अजमेर जल सकता है। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठता हुआ जहरीले स्वर में बोला, मैं अजमेर या हिंदुस्तान के जलने के मुद्दे पर बात करने नहीं आया यहाँ। वागले के चेहरे पर सख्ती उभरी। अपना बात करने का अंदाज ठीक करो, वरना इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। बुरे नतीजे का खौफ मुझे ना दिखाओ। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, जो भी तुम्हें करना हो कर लेना। मैं छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। वागले और डाबर की आंखें मिली। यहाँ पर क्यों आए हो? डाबर बोला, मैं जगमोहन को वापस लेने आया हूँ। देवराज चौहान के होठों से एकाएक गुर्राहट निकली। बेहतर यही होगा कि उसे मेरे हवाले कर दो, वरना उसे हासिल तो मैं कर लूंगा, लेकिन वह सौदा तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। बात आराम से निपट जाए तो सबके हक में ठीक रहेगा। वागले उठा और कमरे में टहलता हुआ सिगरेट की कश लेने लगा। देवराज चौहान। वागले ठिठक कर उसे देखने लगा। बाद में क्या होता है उसकी परवाह नहीं, लेकिन इस वक्त बात आराम से की जाए तो ठीक रहेगा। शब्दों में धमकियों का इस्तेमाल मत करो। मेरे दोस्त को कैद में रखकर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों से पूछ-पूछ करूं? देवराज चौहान ने क्रूरता भरे अंदाज में कहा, तुम लोगों ने उसे पकड़ा क्यों? वह हमारी हद में गन का इस्तेमाल कर रहा था। यह उसका बहुत बड़ा जुर्म था। शुक्र समझो कि उसे उसी समय शूट नहीं किया गया, सिर्फ कैद किया गया है। डाबर ने उसे घूरा। मेरे आदमी को शूट करके सलामत बच जाते तुम लोग। देवराज चौहान गुर्राया। ऐसे वक्त में पता नहीं चलता कि कौन किसका आदमी है और कौन नहीं। डाबर ने सख्त स्वर में कहा, उस वक्त तुम भी सामने होते तो शूट हो सकते थे। ठीक है कि तुम देवराज चौहान हो, देश भर के माने हुए मुजरिम हो, और मैं माना हुआ मुजरिम नहीं हूँ। हो सकता है, लेकिन हमने जो सुना है वह कह रहे हैं। हो सकता है तुम देश भर में एकमात्र शरीफ इंसान हो। इस बात से हमें क्या लेना देना? हमारा तो सिर्फ यह कहना है कि इस वक्त तुम अजमेर में हो और यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा चलती है। अगर टक्कर होगी तो बराबर की होगी। तुमने हमारे बारे में जितना जाना है वह आधा भी नहीं है। पठानिया 24 घंटे हमारे साथ सालों से रहता है, परंतु वह भी आधा नहीं जानता, जैसे कि तुम भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। बात सिर्फ यह है कि जो भी कहना हो आराम से कहो, डाबर ने कहा। देवराज चौहान के जबड़ों में जहान भर का कसाव आ गया। तभी वागले सिर हिलाकर बोला, छोड़ो इन बातों को, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम देवराज चौहान? जगमोहन को मेरे हवाले कर दो। यह बात बाद में करते हैं, पहले इस कड़ी के पहले सिलसिले की बात कर ली जाए। क्या बात? तुम जैसे इंसान ने हमारे यहाँ नकली नाम पर घटिया सी नौकरी की, क्यों? मैं कुछ देर आराम से बिताना चाहता था और वह रास्ता मुझे अच्छा लगा। मैं नहीं मानता, वागले ने सिर हिलाया। तो फिर तुम क्या मानते हो? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें आर्म्स प्रूफ कमरे के बारे में पहले ही मालूम हो गया था, और यह भी मालूम हो गया था कि उस कमरे का असल मतलब उसमें कभी कभी करोड़ों की दौलत रखना है। इसलिए तुमने वहां पर नौकरी की और उस वक्त का इंतजार करने लगे कि वहां पर कब करोड़ों रखे जाते हैं, ताकि तुम आसानी से उसे लूट सको। वागले ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, चलो ऐसा ही सही। देवराज चौहान का स्वर शांत होने लगा। यानी कि तुमने हमारी दौलत पर लूट वाली निगाह डाली? अवश्य डाली, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं किया या फिर मौका ही नहीं मिल पाया? मौका ही नहीं मिल पाया। खेड़ा और मजुमदार पहले से ही बीच में आ गए। हाँ, यही बात है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। वागले ने फौरन सिर हिलाया। और अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम आर्म्स रूम में रखे करोड़ों के सोने को ले जाते? अवश्य ले जाता, लेकिन तुम नहीं ले जा सके। तुम्हारी योजना की चैन बीच में टूट गई। तुम कहना क्या चाहते हो? असल मुद्दे की तरफ आओ। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुम असफल रहे, हमारी दौलत नहीं लूट सके, परंतु हम सफल हो गए। जो इंसान हमारी दौलत लूटने की फिराक में था, उसका आदमी हमारे कब्जे में आ गया। तो देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। यानी कि जिसकी चली वह चला गया। अब सवाल यह है कि हमारा 70 करोड़ का सोना खेड़ा और मजूमदार ले उड़े हैं। हमें वह हर हाल में वापस चाहिए,
और तुम्हें अपना दोस्त, अपना साथी हर हाल में वापस चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत के पूरक हो सकते हैं। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। तुम हमारा सोना वापस दिलवा दो, हम तुम्हें जगमोहन को लौटा देंगे। देवराज चौहान एकाएक आदमखोर सा लगने लगा। उसके होठों से गुर्राहट निकली। नहीं तो तुम्हें जगमोहन वापस नहीं मिलेगा, वागले ने स्पष्ट किंतु सख्त स्वर में कहा। जगमोहन को वापस लेना मुझे आता है। देवराज चौहान के होठों से पहले वाली ही गुर्राहट निकली। तो ले लो, रोकता कौन है तुम्हें? वागले मुस्कुराया। हालांकि तुम इस समय हमारी हुकूमत के दायरे में हो। हम तुम्हें पकड़कर जगमोहन के साथ ही कैद कर सकते हैं और हमारा दावा है कि तुम वहां से किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल सकते। परंतु ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। सौदा मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम जा सकते हो। देवराज चौहान के चेहरे पर जलजला सा उभरा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, गलत सोच है तुम्हारी। वागले वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मैं धमकी जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैंने जो कहा है सच कहा है। अगर मैंने जगमोहन को वापस नहीं किया तो जाहिर है कि तुम हमारे खिलाफ कुछ न कुछ तो करोगे ही। वही मैंने कहा है। देवराज चौहान के गले से पुनः आदमखोर जानवर की तरह गुर्राहट निकली। तो फिर मामले को लंबा क्यों खींचा जाए? जैसा भी तुम ठीक समझो, वागले ने सर्द लहजे में कहा। मामला छोटा कैसे होगा देवराज चौहान? डाबर ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। छलांग मारकर, छोटे रास्ते से। देवराज चौहान के शब्दों में आग जल रही थी। वागले और डाबर की निगाहें मिली। लगता है मामले को छोटा करने का तुम्हारे पास खास ही नुस्खा है, डाबर ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी सिमटी पड़ी थी। फिर तो तुम कमाल के आदमी हुए। तुमने मेरा कमाल देखा है? नहीं, तो फिर अब देख लो। कहने के साथ ही देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में उछला और सामने पड़े टेबल पर लुढ़कता हुआ उस पर पड़े सामान बिखेरता हुआ कुर्सियों पर बैठे वागले और डाबर के ऊपर गिरा। सब कुछ चंद पलों में हो गया। अगले ही क्षण देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने जो किया था उसके मुताबिक डाबर और वागले ने कुर्सियों सहित नीचे गिर जाना था, परंतु उनकी कुर्सियां हिली तक नहीं और ना ही उसका शरीर उनके शरीरों से टकराया। इसके साथ ही देवराज चौहान नीचे गिरने को हुआ कि फौरन ही हल्की सी छलांग में पैरों पर खड़ा हो गया। वागले और डाबर उसे देख रहे थे। डाबर के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी। देवराज चौहान दांत पीसते हुए दोनों को देखे जा रहा था। छोटे रास्ते को बंद करना भी हमें आता है देवराज चौहान, डाबर ने जहरीले स्वर में कहा। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी ही पड़ेगी। हमारी जमीन पर खड़े हो, बाहर की सिक्योरिटी को देख आए हो और यह भी जानते हो कि हम चाहें तो तुम्हारे साथ कैसा भी सुलूक कर सकते हैं। निहत्ते भी हो। इस पर भी तुमने गलत हरकत की, हम पर हाथ डालने की चेष्टा की। देवराज चौहान धीरे धीरे मौत भरे अंदाज में भूखे शेर की भांति गुर्रा रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।